हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो चैप्टर एकदम खूब बढ़िया से हमने कंप्लीट कर दिया है और तीसरा चैप्टर जम के पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक तरफ से एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और इसमें भी बहुत सारी चीजें ठीक पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज तो इस पूरे चैप्टर का, पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू, जिसका नाम है ओम का नियम। और ओम के नियम को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक। इसके समीकरण की, इसके फार्मूले की व्युत्पत्ति करेंगे, निगमन करेंगे, ठीक। तो आज बाबू हम लोग 12th ठीक फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में ओम का नियम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी लेकर बैठिए और एक एक चीज नोट करते हुए चलें बेटा, ठीक ना। हाँ, एकदम नोट्स बनाते हुए चलें, एकदम मजा आएगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप एकदम धैर्य बना के और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो चले, ठीक, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ देखो बेटा, तो खिड़की खुली हुई थी तो उसी को बंद करने चले गए। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा ओम का नियम। ओम का नियम, सबसे पहले ओम का नियम देखेंगे, फिर ओम के नियम की व्युत्पत्ति यानी उसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग। तो चले बेटा, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है, जरा सुने, आप ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है बाबू। वो सन 1826 ईस्वी में, कब की बात है, ध्यान दें, सन 1826 ईस्वी में, ठीक। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज, भैया ध्यान देंगे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक। जॉर्ज साइमन ओम सन 1826 ईस्वी में, ठीक। जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक ध्यान दीजिएगा, ओम ने, ठीक, एक नियम दिया था। एक नियम दिया था, ध्यान दे बाबू, एकदम ध्यान से, ठीक। कौन, सन 1826 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, ठीक, जो कि ओम के नियम से प्रसिद्ध है, ठीक। दिया था जो कि ओम के नियम से, भैया ध्यान देंगे आप, ओम के नियम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक, ठीक, पूरे वर्ल्ड में, हाँ, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब ओम का नियम है क्या, हम आपको बताने जा रहे हैं, और आप इतना ध्यान से सुनेंगे कि याद हो जाए, ठीक। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब ओम का नियम क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार, हाँ, इसके अनुसार हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओम के नियम के अनुसार क्या है, ठीक।
ये नियम कहता है कि यदि किसी चालक, ध्यान दे बाबू, ठीक, यदि हम आपको एक बार बता देते हैं, यदि कोई चालक है, ये कोई चालक है, ओम का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई चालक है, ठीक है, इसके दोनों सिरों के बीच बैटरी को आपने जोड़ दिया है, बैटरी जोड़ दिया आपने दोनों सिरों के बीच, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देगी। अब विभवांतर कहीं भी उत्पन्न होगा बेटा, ठीक, यदि चालक है कोई आवेश उसमें चल सकता है, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो सकते हैं, तो उसमें क्या प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा प्रवाह के लिए, आवेश प्रवाह के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विभवांतर की। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, एकदम ध्यान से सुने, आवेश प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है, और वो भी आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है, आपने इसको भी 5 वोल्ट विभव से जोड़ दिया, इसको भी 5 वोल्ट के विभव से जोड़ दिया, तो इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हुआ, 0, कोई विभवांतर नहीं है। तो इस स्थिति में बेटा इस चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन वही मान लेते हैं इस सिरे पर आपने 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, यहां पे माइनस 10 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है माइनस वाले से प्लस की तरफ जाएंगे, तो धारा जो होगी बेटा प्लस से किस तरफ, माइनस की तरफ जाएगी। यहां ठीक धारा, विद्युत धारा इस पे पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ जाने लगेगी। यानी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर जरूरी है, यानी दोनों सिरों के बीच के विभवों में अंतर होना चाहिए, एक कम और एक ज्यादा, ठीक, कोई भी एक कम और एक ज्यादा होना चाहिए। एक के ठीक सिरे का, यानी एक सिरे का विभव कम, एक सिरे का विभव ज्यादा होगा, तभी ना विभवांतर होगा, विभवों का अंतर होगा। अगर दोनों का विभव बराबर हो गया तब विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका मतलब यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच बैटरी क्या है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी आपने लेकर आए, तो उसका एक सिरे पर प्लस 12 वोल्ट होगा और दूसरे पर माइनस 12 वोल्ट, ठीक, प्लस 12 माइनस 12, तो विभवों का अंतर है कि नहीं, एकदम अंतर है, ठीक, एकदम डिफरेंस है। तो वहां अगर हम किसी तार को जोड़ देंगे, ठीक, तो उसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा, ठीक, करंट फ्लो करने लगेगी, क्योंकि उस तार के दोनों सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न किसने किया, बैटरी ने। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक, ओम का नियम कहता क्या है, कहता है कि यहां पे यदि किसी चालक, भैया एकदम ध्यान देंगे आप, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक, भौतिक अवस्था नियत हो, तो यदि किसी चालक की बाबू भौतिक अवस्था नियत हो, तो भौतिक अवस्था का मतलब, ठीक, मुख्य रूप से जैसे हम कह सकते हैं ताप, मुख्य रूप से ताप को भौतिक अवस्था माना जाता है, ठीक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप नियत हो, तो ठीक, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि कंडीशन है, ये शर्त है, यानी भौतिक अवस्था आपको क्या रखना है, नियत रखना है, ठीक, यानी ताप नियत रखना है, ताप को बढ़ाना घटाना नहीं है, ठीक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप, मुख्य रूप से ताप नियत हो, तो ध्यान देंगे, नियत हो तो उस चालक के, भैया उस चालक के दोनों सिरों के, उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, ध्यान दें बाबू, उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर तथा ठीक, तथा उस चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात, तथा उस चालक में, भैया उस चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात, प्रवाहित धारा, एकदम नोट्स बनाते चले, एकदम बढ़िया जबरदस्त बनने वाला है बाबू, ठीक। उस चालक में प्रवाहित धारा, ठीक,
का अनुपात, हाँ, का अनुपात नियत होता है। ठीक, यही है ओम का नियम। ठीक, नियत होता है। इसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। पूरा लिख देते हैं बाबू, ध्यान देंगे। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक, ये तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, हाई स्कूल में भी जानकारी होगी, लेकिन इसको हम लोग डिराइव करना है यहाँ पे। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बाबू, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत हो तो, यानी जैसे ताप नियत हो तो, उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा, एकदम मस्त। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये ओम का नियम है। ये ओम का नियम है। फिर से सुने, ओम का नियम। सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था, जो कि ओम के नियम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अनुसार, अब इसके अनुसार क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप नियत हो तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच, ठीक, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं बाबू? चालक का प्रतिरोध। और आप जानते हैं प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक, इसका मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि चालक का विभवांतर और धारा का अनुपात, यानी V अपान आई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख पाएंगे भैया हो? कांस्टेंट। ठीक, V अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, V अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध। V अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट मान को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। बात कर रहे हो क्या जी तुम लोग? ठीक, ध्यान दे बेटा। V अपान आई इज इक्वल टू क्या? प्रतिरोध। इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ध्यान देंगे आप। V अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। सही है, एकदम सही। ठीक, ये है ओम का नियम। हाँ, अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, देखेंगे ओम के नियम में मुख्य रूप से आगे जो फार्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक, इसका एक ग्राफ भी खींच देते हैं। और ठीक, किसके लिए? धातुओं के लिए। यह नियम केवल धातुओं, अर्थात चालकों, के लिए ही सही है। ठीक, ठीक, एकदम सही। अब इसका ग्राफ फट से खींच देते हैं। कांस्टेंट होने का मतलब स्पष्ट है कि जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। ठीक बाबू, इस पर यदि करंट ले लें, आप किसी पर ले सकते हैं, और इस पर क्या ले लिया आपने? V। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कैसे मिलेगा? सीधी रेखा। और यह ग्राफ किसके लिए होता है? केवल धातुओं के लिए। ठीक, ये धातुओं के लिए बेटा। ठीक, तो ये पूरी बात हमने किसके बारे में बता दिया? ओम के नियम के बारे में पूरी बात डिटेल में हमने बता दिया आपको। हमें उम्मीद है आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक, एकदम समझ में आ रहा होगा। ये पूरा ओम का नियम है, ग्राफ सही। अब हम लोग ओम के नियम को डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक, अब हमारी हेडिंग है, अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम लोग। अनुगमन वेग के आधार पर, या अगली हेडिंग है हम लोगों का अनुगमन वेग, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की
ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक, हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या भैया, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ी बड़ी हेडिंग है, ये है, ठीक, एकदम मस्त, ये हमारी हेडिंग है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, यानी इसमें हम लोग को यह प्रूफ करना है कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है और इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, बस यही। उस नियत अनुपात के जो नियत है, नियत मान है, उसे बाद में प्रतिरोध नाम दे दिया गया, रेसिस्टेंस। लेकिन पहले ओम के नियम के अनुसार यही है बेटा कि चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। और बाद में उस नियत मान को क्या नाम रख दिया गया, वैद्युत प्रतिरोध, चालक का वैद्युत प्रतिरोध, चालक का उसे वैद्युत प्रतिरोध कह दिया गया। तो जानते बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग प्रूफ जो करने वाले हैं, यानी V अपान आई, V अपान आई क्या होगा, कांस्टेंट, सही। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, R, प्रतिरोध। ठीक, और ये वैल्यू कितनी आती है, ध्यान दीजिएगा, ml अपान n ई स्क्वायर a इंटू टाउ। ठीक, ये जो कि बहुत, ठीक, बहुत बढ़िया पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। ठीक, ये क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। यम क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, समझने की कोशिश करेंगे। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यल क्या है, चालक की लंबाई है। यन क्या है, एकांक इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ए क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। टाउ क्या है, श्रांति काल है। ठीक, श्रांति काल पढ़ा चुके हैं, सब सब पढ़ाए और जानते हैं, सब मान नियत है। आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं कांस्टेंट होगा, बढ़ना घटना है नहीं। चालक की लंबाई, ऐसा नहीं है कि इसमें धारा प्रवाहित होगी, चालक बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक, लंबाई कांस्टेंट रहेगी। एकांक आयतन में ऐसा नहीं कि धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट रहेगी भैया। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो एकदम में समझ रहे हैं 1.6 एकदम में फिक्स है। इलेक्ट्रॉन, ध्यान दे आप, हाँ, यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ, ml अपान एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक ना, यहां पे ए, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट रहेगा। टाउ, ठीक, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चले बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये थोड़ा सा डाउट है, चले हम लोग प्रूफ करते समय हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक, ml अपान एन स्क्वायर ए इंटू टाउ, ml अपान एन स्क्वायर, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, तो हम लोग इसको डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, एकदम सब लोग तैयार हो जाएं, ध्यान दीजिएगा, काफी कठिन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, तो सबसे पहले, ठीक, जैसे हम फिगर बना लेते हैं, सबसे पहले फिगर बनाएंगे तब चीजें एकदम समझ में आएंगी। मान लेते हैं बेटा ये कोई चालक है, बड़ा सा फिगर बना लेते हैं। ये कोई चालक है बाबू, इसकी लंबाई कितनी है, यल है। हाँ, ये कैपिटल ए रहेगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, कैपिटल ए क्षेत्रफल वाला है, ठीक ना, अभी हम उसको सही कर देते हैं, ध्यान नहीं हो रहा। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो गया, ठीक है, एकदम सही। और और इसको हम लोग ने चालक को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां हमने, ठीक, एक स्विच भी लगा दिया।
ठीक, ये स्विच लगा दिया हमने। बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। एकदम सही। बैटरी यहाँ क्या फ्लो करा रही है, करंट पॉजिटिव से निकल करके ऐसे, यानी बैटरी द्वारा इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, I। ठीक जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सब के सब इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, जिस दिशा में विद्युत धारा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक, और इसकी इलेक्ट्रॉनों के जाने की विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। मान लेते हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एकांक आयतन में, याद रखिएगा। ठीक, पढ़े हम लोग, I धारा जा रही है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश स्मॉल e है। ठीक, और यहाँ क्रांतिकाल टाउ है। घबराने की बात नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कठिन टॉपिक है। ठीक है बाबू, यहाँ पे की है कुंजी। अब क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पे फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। हम यहां पे कह सकते हैं चालक के अंदर, एकदम ध्यान से देखिएगा। चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या देखने वाले बेटा, वैद्युत बल। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू QE। पढ़े कि नहीं, एकदम पढ़े, शुरू में पहले ही चैप्टर में, F बराबर QE। तो यहाँ पे Q इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, हम यहाँ पे स्मॉल e इंटू कैपिटल E लिख देते हैं, ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं F बराबर किससे, QE से। यदि एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश Q होगा स्मॉल e हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं इतना बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगेगा इधर से इधर। ठीक, और वैद्युत बल कितना, ठीक, इलेक्ट्रॉनों के आवेश और इस पूरे चालक में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी F बराबर QE होता है। ठीक है, एकदम सही। अब बताइए, बल की अगर कहीं बल लग रहा है तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं। हाँ ठीक है, अब वह बल जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण के क्या होगा, बराबर होगा बेटा। ठीक, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान, यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वैद्युत बल F के कारण, भैया वैद्युत बल, ध्यान से देखें, वैद्युत बल F के कारण, ठीक ठीक, उत्पन्न त्वरण, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो उत्पन्न त्वरण है, इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न त्वरण क्या हो, स्मॉल a हो। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वैद्युत बल F के कारण उत्पन्न त्वरण ठीक स्मॉल a हो तो F, यानी वैद्युत बल F। तो हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, और यह द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये भी वही बल है, इसी बल के कारण यह स्थिति आ रही है। ठीक, यही बल के कारण यहाँ पे जो वैद्युत बल उत्पन्न हो रहा है, वही वैद्युत बल इसमें ठीक त्वरण उत्पन्न कर रहा है। तो वह ठीक वैद्युत बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये द्रव्यमान में गुणा कर देंगे तो उस वैद्युत बल के बराबर, यानी यही बल ठीक इस स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यमे इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से त्वरण निकालते हैं, स्मॉल ए इज इक्वल टू भैया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान स्मॉल एम। और एक चीज आप पढ़े हैं खूब बढ़िया से, कैपिटल ई इज इक्वल टू वी बाई डी, बहुत बार पढ़े हैं आप। ठीक, वी बाई डी से तो यहाँ डी बराबर क्या है, यल है। ठीक, तो ई इज इक्वल टू भैया हो वी बाई यल। ठीक, लंबाई या दूरी, यहां से यहां तक की जो लंबाई है यल, यही हो जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू जब यहां रखेंगे बाबू हो,
तो ए इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, स्मॉल ई। कैपिटल ई की जगह हम भी लिख दिया आपने, भी अपान यल, तो नीचे आ जाएगा यम के साथ, तो ई वी अपान यम एल। एकदम याद रखिएगा, त्वरण हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक, त्वरण हमें मिल गया, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, और इसे हम लोग समीकरण क्या दे लेते हैं, फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट दे लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप एकदम याद रखिएगा कि हम लोग त्वरण निकाल चुके हैं, ठीक, त्वरण हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे किस त्वरण से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे निकाले भैया, फिर से आप देख लीजिए, ठीक, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई है और ये, ठीक, ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई आवेश है और पूरे इस चालक के अंदर जब वैद्युत क्षेत्र वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, आवेश चलेंगे, तो निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ई है बाबू। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान भैया हो, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जो मान है, ठीक, वो कितना है बेटा, कैपिटल ई है, कैपिटल ई है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर जो बल होगा, बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र होता है, या बराबर क्यूई। तो क्यू का मतलब आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है, तो एफ बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और इसी बल के कारण यहां पर, ठीक, क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण, तो वही बल द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होगा। इसका मतलब ध्यान देंगे बेटा, ठीक, इसी बल के कारण ये बल उत्पन्न हो रहा है, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बराबर यम ए, या यम ए बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। यहां से हमने त्वरण निकाल लिया, ए इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपान स्मॉल एम। अब कैपिटल ई बराबर वी बाई डी, बहुत दिनों से पिछले चैप्टरों में ही हम लोग पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल, तो ई की जगह, कैपिटल ई की जगह जब वी बाई एल रखेंगे बाबू, तो स्मॉल ए इक्वल टू ई वी अपान एम एल। एकदम सही। चलो बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। त्वरण हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक, त्वरण को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हम लोग अनुगमन वेग निकालेंगे और उसी में सब मान रखेंगे। तो हम अगले चैप्टर में बढ़िया पेज, सॉरी, अगले पेज में चल देते हैं हम, ठीक है। देखें, अब फिगर बनाएंगे हम, तो बेटा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मान लेते हैं उस चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं उसको देखिए, जिस फिगर को हम पहले भी बता चुके हैं, शुरू में ही बताया था हमने, ठीक। ये मान लेते हैं चालक है, यहां कोई परमाणु है, यहां कोई है, यहां कोई है, यहां कोई है, परमाणु अणु, यहां कोई है। तो क्या होगा जरा सोच के देखें। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आया, यहां टकराया, तो यहां से चला और प्रारंभिक वेग कितना है इसका, u1। अब ये यहां से चला और जा करके यहां टकराया, ध्यान देंगे, और यहां से यहां जब टकराया तो इसका वेग बढ़ता जा रहा है, ठीक, जो भी है बढ़ता या घटता कुछ भी जा रहा है, ठीक। तो बाबू यहां पर जो टकराने का वेग वो अंतिम वेग होगा, और उसको हम लोग मान लेते हैं Vd1। ध्यान से देखते रहिए, आप ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक वेग u1 है, और कितने समय बाद, तो दो क्रमागत टक्कर जो यहाँ पे हो रहे हैं वो श्रांतिकाल, औसत मान निकालते हैं तब श्रांतिकाल, तो हम बता चुके हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच मान लेते हैं पहला टक्कर है, तो यहाँ का जो श्रांतिकाल होगा वो क्या होगा, τ1। सही है ना, समझ में आ रहा होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, टकरा चुका है यहां से, तो u1 वेग से चला, प्रारंभिक वेग u1 है, और ठीक ये जाके भी भाई वेग Vd1 वेग से, ठीक, Vd1 वेग से यहां पे क्या हुआ, टकराया, फिर टकराया इस परमाणु से, फिर टकरा के वापस हुआ, तो टकराने के बाद, निश्चित रूप से टकराने के बाद उसका वेग घट जाएगा और फिर निकलेगा यहां से, ठीक, इस दिशा में चला, और मान लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब इसका वेग, प्रारंभिक वेग u2 हो जाता है टकराने के बाद, और फिर आके यहां पे टकराता है, ध्यान दीजिएगा, और यहां से यहां तक जाने में इसको जो समय लग जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसको जो समय लगा यहाँ τ2 टाइम लग गया, और टकराने के बाद अब यहाँ पे जो अंतिम वेग हो जाता है इसका Vd2। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने, कठिन हो रहा है थोड़ा। फिर क्या किया आपने कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से टकराने के बाद फिर यहां से चल दिया, तो मान लेते हैं इसका अब प्रारंभिक वेग u3 हो गया, और यहां चल दिया यहाँ पे, और यहां पे टकराया, और यहां से यहां तक जाने में इसको जो टाइम लगा τ3 लगा, और यहां जब टकराया तो इसका अंतिम वेग हो गया Vd3 वेग से टकराया ये, ठीक। फिर यहां से टकराने के बाद फिर आ गया यहाँ पे टकराया,
ठीक, यहां से चला तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हुआ u4, और यहां जाने में कितना टाइम लगा τ4, और यहां जब टकराया तो इसका अंतिम वेग हो गया vd4। ये स्थिति को समझने की कोशिश करें, मेन पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मेरी बात समझे? हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से, और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। ये गति के नियम में ठीक 11th में आप पढ़े होंगे। ठीक, हाँ, तो u1 वेग से ये जा, प्रारंभिक वेग u1 है, लेकिन त्वरण लग रहा है, बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया जा रहा है, तो ये ठीक इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इनका वेग बल लगातार लगने के कारण वेग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। जब यहां टकराया तो वेग बढ़ करके vd1 हो गया, और त्वरण एक समान मान लेते हैं, लग रहा है यहां भी त्वरण ये है, यहां भी त्वरण ये है, यहां भी, हर जगह त्वरण कितना है, ये है। ठीक है, फिगर आप बड़ा बनाइएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये स्थिति हो गई बाबू। ठीक, u1 वेग से यहां चला और एक त्वरण है तो वेग बढ़ता गया, यहां vd1 वेग से टकरा गया, फिर टकराने के बाद स्लो हो गया, फिर ठीक वापस आया, u2 वेग से चलना शुरू किया, अब फिर इसका वेग बढ़ता गया, फिर यहां टकराया, τ2 ठीक समय लगा यहां पे, और vd2 वेग से टकराया, यहां प्रारंभिक वेग u2 है, फिर टकराने के बाद स्लो हो गया, इसका प्रारंभिक वेग u3 हो गया, फिर ठीक बल के कारण बढ़ता गया, इसका ठीक वेग बढ़ करके vd3 हो गया, समय τ3। यही चीज है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक, अब हम लोग भैया ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां यूज करने वाले हैं गति के समीकरण। हाँ, तो गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस at, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम यहां पे कह सकते हैं पहले, भैया ध्यान दीजिएगा, दूसरे, तीसरे, बस यही तक लिख देते हैं, तीसरे क्या, डॉट डॉट डॉट। ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टक्करों के लिए, टक्करों के लिए गति का प्रथम समीकरण, मान लेते हैं n टक्कर है। ठीक, हाँ, n में यहां लिख ही देते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है। ठीक, n में टक्करों के लिए गति का प्रथम समीकरण, सबके लिए, सबके लिए। तो पहले के लिए अंतिम वेग का, पहले के लिए अंतिम वेग, एकदम ध्यान से देखेंगे बाबू, vd1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1, प्रारंभिक वेग यहां रखना है u1 प्लस, यहाँ पे a त्वरण रखना है तो ये रख दिया हमने, समय यहाँ पे t रखना है तो यहाँ समय कितना τ1 लग रहा है। इसी तरीके से बेटा दूसरे टक्कर के लिए एकदम ध्यान देंगे आप, vd2 प्रारंभिक वेग u2 है, प्लस त्वरण तो वही रह रहा है। ठीक, समय कितना लगा τ2। ठीक, इसी तरीके से बाबू हो हम लोग लिख सकते हैं vd3, vd3 इज इक्वल टू तीसरे टक्कर के लिए u3 प्लस a τ3। ठीक, कॉमा डॉट डॉट डॉट। n में टक्कर के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, vdn इज इक्वल टू un प्लस a τn, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एकदम बढ़िया। अब अनुगमन वेग निकालना होगा, तो जानते बेटा जितने अंतिम वेग है, जिन जिन अंतिम वेगों से टकरा रहा है, सभी अंतिम वेगों का ठीक जो औसत मान होता है वो अनुगमन वेग के बराबर होता है। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, जितने टक्कर हो रहे हैं सभी टक्करों के अंतिम वेगों के औसत मान अनुगमन वेग के बराबर होता है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सभी टक्करों, मतलब किसकी टक्कर, इलेक्ट्रॉनों। ठीक, सभी टक्करों के अंतिम वेगों का औसत मान, बल्कि हम यहां लिख देते हैं, याद रखिएगा, अनुगमन वेग बराबर
याद रखिएगा, अनुगमन वेग बराबर सभी टक्करों के अंतिम वेगों का औसत मान। तो अनुगमन वेग को हम किससे लिख देते हैं, वीडी। तो वीडी बराबर सभी टक्करों के अंतिम वेग। तो पहले टक्कर का अंतिम वेग वीडी1, दूसरे टक्कर का अंतिम वेग वीडी2, तीसरे टक्कर का अंतिम वेग वीडी3 प्लस लास्ट में n वें टक्कर का अंतिम वेग वीडीएन। और ठीक औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उससे भाग दे। तो n है अंतिम संख्या, तो n से डिवाइड कर। ठीक है, यहां तक एकदम समझ में आ रहा होगा, घबराइएगा मत, कठिन है बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब बाबू हो भैया ध्यान देना है आपको यहाँ पे। चलिए VD1 VD2 VD3 सब निकाल चुके हैं, आप देख रहे होंगे। VD को रख देते हैं, बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। VD इज इक्वल टू VD1 की जगह क्या लिखेंगे बाबू, U1 प्लस ए टाउ 1। VD2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, U2 प्लस ए टाउ 2। V3 की जगह, VD3 की जगह क्या लिखेंगे आप, सॉरी U3 प्लस ए टाउ 3। यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा, UN। ठीक, डॉट डॉट बीच में देना जरूरी ही लग रहा है, ठीक है। ऐसा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 प्लस लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, U1। नो देखें, प्लस भैया हो, लास्ट में बाबू हम लोग लिख सकते हैं UN प्लस ए टाउ n, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपान n पूरा, अपान क्या कर देते हैं हम लोग, n, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए U1 U2 सबको एक तरफ जो अरेंज करने लायक है कर देते हैं हम, ठीक। VD इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट क्या लिख देते हैं हम लोग, UN प्लस, ठीक, ये तो U एक तरफ हो गया, ए टाउ 1 ए टाउ 2 यही ना है बचा हुआ, ऐसे लिख देते हैं, ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट डॉट ए टाउ n। पूरा अपान भैया हो कितना दिख रहा है, अपान n, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, ठीक, कुछ चीजें हम बताने जा रहे हैं जिसको एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। VD इज इक्वल टू, ये जो U1 प्लस U2 ये है प्रारंभिक वेग है, आप सोच के देखें। टकराने के बाद, हालांकि दो तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन पहला ही तरीका बता देते हैं। टकराने के बाद कोई भी, ठीक, ये एकदम रुक सा जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराएगा, रुक जाएगा, फिर रुक के फिर चलेगा, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। तो इन पूरे जो प्रारंभिक वेगों का योग है बाबू, ये क्या हो जाता है, 0, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 0, ठीक। और हम बल्कि इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक। अब सही है, 0 प्लस यहां से ए को कॉमन कर लेते हैं, और अंदर क्या बच रहा है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n, ठीक। और ये 0 का कोई मतलब नहीं है, अपान क्या कर देते हैं ये। अब बताइए, ठीक, यहां ब्रैकेट बंद। अब बताइए, इसको क्रांति काल पढ़ाते समय हमने बताया था कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय के औसत मान को, सभी समय का औसत मान, तो ठीक, प्रत्येक क्रमागत टक्करों के बीच का औसत मान है टाउ 1 टाउ 2 और पूरा टाउ n तक है, और सबको जोड़कर यदि n से भाग देंगे तो औसत मान आ जाएगा, और इसे ही श्रांति काल कहते हैं। आप शुरू में जाके पढ़ सकते हैं, इसे ही भैया टाउ कहते हैं, ठीक। तो हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू बाबू हो क्या हो जाएगा, ए टाउ। VD इज इक्वल टू ए टाउ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और हमने इससे पहले समीकरण फर्स्ट हमने देखा हुआ है, तो यहां बल्कि रख देते हैं हम लोग, ठीक, ध्यान देंगे आप। हम यहां पे लिख देते हैं समीकरण किससे, फर्स्ट से, स्मॉल ए का मान रखने पर, ठीक। जब ए का मान रखेंगे तो क्या आ रहा है, अनुगमन वेग का फार्मूला कितना सुंदर आ गया, ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू क्या आई है, EV अपान ml, यही ना आया है, ठीक है। EV अपान ml आप देख सकते हैं, ठीक। हम चाहें तो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक ना, देख रहे ना, स्मॉल ए का मान EV अपान ml आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, यहाँ पे VD इज इक्वल टू EV अपान EML आ गया। सही है ना, एकदम मस्त है, ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए, EV अपान EML इंटू टाउ, ये तो ए का मान रहा। अब यहाँ क्रांतिकाल भी हम लोगों ने रख दिया। ठीक, अब अगले पृष्ठ पर चल लेते हैं और बढ़िया से। ठीक, तो चलो बेटा, एकदम याद रखिएगा, बल्कि हम लिख देते हैं इस वाले पृष्ठ पर भी। ध्यान दें, हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया है अनुगमन वेग का फार्मूला। VD इज इक्वल टू, ठीक, क्या आया हुआ है बाबू हो, EV अपान क्या ML और इंटू टाउ। यहां तक पहुंचे हम लोग। ठीक, और इसको बल्कि समीकरण क्या लिख ले, बना लेते हैं सेकेंड। अब देखिए, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में और पहले वाले में बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। सही है ना, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से, एक संबंध से हम लोग पढ़ चुके हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हैं, जरा याद करिए, एन ई ए वी डी। ठीक, हम कह सकते हैं इसमें, भैया ध्यान देंगे, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड से VD का मान रखने पर, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, एकदम हम लोग पहुंचने वाले हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक, रखने पर तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा हो, आई इज इक्वल टू क्या, एन ई ए VD। VD की जगह क्या लिख सकते हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, EV अपान ML इंटू टाउ। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या करेंगे, जरा सोच के देखें। चलिए, इसको इधर छोड़ देते हैं, V को इधर ला देते हैं, फिर पलट देंगे, घबराइए मत। आई अपान वी इज इक्वल टू क्या आया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, V को इधर ला दिए, सॉल्व कर लेते हैं, ई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर कैपिटल ए है। सही है, यानी स्क्वायर ए इंटू क्या, टाउ अपान नीचे क्या बचा हुआ बाबू, ML। अब आप ठीक इसी को पलटेंगे, क्योंकि हमें तो V अपान आई का अनुपात चाहिए ओम के नियम में, तो V अपान आई चाहिए हमें भैया। तो भी देखें V अपान आई की वैल्यू क्या आ रही है, इसी को प्रूफ करना है कि नहीं कांस्टेंट होना चाहिए। तो V अपान आई इज इक्वल टू ML अपान यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट आ गया। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट आ गया। अब आप कहेंगे कैसे बढ़िया आ गया भैया। ठीक, तो V अपान आई की जो वैल्यू आई है, आप कहेंगे कि V अपान आई तो सिद्ध करना है हमें नियतांक, और आ गया इसका मान ML अपान एन स्क्वायर इंटू टाउ, कैसे बढ़िया आ गया। तो जानते हैं इसमें, ठीक, हम यहाँ पे समीकरण थर्ड बना लेते हैं इसको, और इसके बारे में लिख देते हैं। समीकरण थर्ड में जितने पास्टुलेट हैं सबकी वैल्यू नियत है। ठीक, समीकरण थर्ड में यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान क्या होगा, नियत। ठीक, नियत है, फिक्स है एकदम। रियल विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, आप कहा जाता है कि भौतिक अवस्था नियत है, तो भौतिक अवस्था में ताप दाब आयतन तीनों आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये सब नियत है, लंबाई लंबाई कुछ नहीं बढ़ानी है आप। ठीक, तो नियत है, तो इसका मतलब यल क्या है भैया, ध्यान देंगे आप, चालक की क्या है बाबू, लंबाई, चालक की लंबाई, सॉरी, ये चालक की क्या है बेटा, लंबाई, और ये भी क्या है, नियत होगी, ये भी नियत हो गई। यन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बाबू। ठीक, और ये भी क्या होगी, नियत, ये भी नियत हो गया। ठीक, देखें, ई तो एकदम नियत होगा। स्मॉल ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन का आवेश
ठीक, और ये भी क्या है बेटा, नियत है। सही है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए क्या है हो, ए मोटाई है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, ये भी नियत होगा। हाँ हाँ एकदम नियत होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी नियत है, एकदम सही। और टाउ श्रांति काल है, ध्यान देंगे आप। श्रांति काल, ठीक, ये भी क्या होगा, नियत। अर्थात देख रहे, सब नियत हो गए, पूरा पूरी वैल्यू। और ठीक हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं बेटा, ठीक ध्यान देंगे। अर्थात यमएल अपॉन यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ इज इक्वल टू नियतांक। सही है ना, ये नियतांक हो गया। ठीक, इसका मतलब अर्थात फिर लिख देते हैं बेटा, अर्थात किससे हो, समीकरण थर्ड से। अर्थात समीकरण थर्ड से, ठीक, v अपान आई इज इक्वल टू क्या हो गया, नियतांक। ठीक, ये और ठीक इसी नियतांक को ध्यान दे बेटा, ठीक इसी नियतांक को प्रतिरोध कह दिया गया। ठीक, v अपान आई बराबर प्रतिरोध यानी कैपिटल आर। अतः कितना बढ़िया पॉइंट आ गया। अतः आर बराबर भैया क्या मिलेगा, वह नियतांक किसके बराबर है, एम एल अपान यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ हो जाएगा आर का। ओम का नियम हमने प्रूफ किया कि वी अपान आई का मान यहीं तक है, और इसको हमने डिटेल कर दिया, तो सारी चीजें प्रतिरोध का मान इसके बराबर होता है। तो इस तरीके से बेटा हमने ओम के नियम को एकदम डिराइव कर दिया, थोड़ा तेज ही बताया हमने। तो फिर से आप देखिए, स्लो करके देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिए। ठीक, कठिन टॉपिक है और मेहनत से पढ़े, लिख लिख कर पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा बाबू। ठीक, लिख लिख कर, ठीक, आप लिख लिख एक एक स्टेप लिखते जाएं, और जहां दिक्कत हो रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। ठीक, जरूर समझ में आएगा बेटा। तो भैया हो, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक, आप एकदम मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, धन्यवाद।